जैसा कि हमने बताया कि आज से 3 बिंदुओं पर बात किया जाएगा। एक तो जो सीटेट का परीक्षा परिणाम आया है, दूसरा जो हमारा 2 अप्रैल का सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में एक उसके संदर्भ में, और तीसरा जो राज्यसभा में विधेयक की बात चल रही है उस पे बात करते हैं। पहले तो साथियों आप सभी जानते हैं कि इस समय कल से जब सीटेट का परिणाम आया है तो हमारे आपके बीच के ऐसे शिक्षक साथी जो कल तक हमसे आपसे कहते थे कि ये टेट अनिवार्यता का काला कानून अन्यायपूर्ण है, अव्यवहारिक है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, ये शिक्षकों के मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है और इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और इस काले कानून को वापस लाने तक हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और कल से क्या हो रहा है? कल से वो तमाम चेहरे सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित हो गई। स्वागत है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित हो गई, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी खुशी कैसे आप आकर सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हैं? आपके स्कूल में आपके साथ 5 से लेकर 8 शिक्षक कार्य कर रहे होंगे, आपके सीनियर वरिष्ठ शिक्षक कार्य कर रहे होंगे, आपके साथ 15 से 20 वर्षों तक वो आपके साथ काम कर रहे हैं। स्टेट अनिवार्यता काले कानून से वो भी प्रभावित हैं। तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जो इस सीटेट परीक्षा में बैठे भी नहीं हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये सरकार द्वारा षड्यंत्र किया गया काला कानून है और इसका हम सिर उठाकर विरोध करते हैं। लेकिन यही चेहरे जो कल से सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं हमारी नौकरी सुरक्षित हो गई, तो अब आप खुश, आपकी नौकरी सुरक्षित और आपके साथ काम करने वालों की नौकरियां सुरक्षित, यानी वो 2 साल बाद घर जाएंगे और आप खुशियां मनाएंगे। इस भाव के साथ आप हैं। हम तो आज कहते हैं कि आपसे अच्छे तो वो टेट पास शिक्षक साथी हैं जिन्होंने कुछ बयान तो जरूर दिया था, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जो को आपके साथ चलकर कुछ कदम चलकर फिर अपने आप को वो साबित करते हैं और हमको आपको नीचा गिराने का काम उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने कभी सोचा है? अरे ठीक है भाई, हम लोगों ने कहा कि सीटेट में बैठने का कोई ऑप्शन नहीं था, ये आपका निर्णय, आप सीटेट में बैठ सकते हैं, लेकिन सीटेट में बैठने का निर्णय तो आपका था। ठीक है, आप सीटेट में बैठे, आपने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ भी समझौता किया, आपको लगा कि नहीं मुझे अपनी नौकरी बचाना जरूरी है, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में हम अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। आपके अंदर, आपके मन में डर था, भय था, चलिए ठीक है आप बैठे, लेकिन परीक्षा पास होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जिस तरह आप सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि हम तो सुरक्षित हुए, हमारी नौकरी सुरक्षित हुई, यानी कल को उस विद्यालय में जो 5 शिक्षक आपके साथ नियुक्त थे उनकी नौकरी अब असुरक्षित है। आपने ये साबित करने का प्रयास किया, आपने इस आंदोलन को कमजोर करना। अरे ठीक है आप पास हो गए तो आप अपनी मार्कशीट को बचा के रखते, अपने घर रखते भैया। आप जब सरकार आपको मांगती, जब विभाग आपसे मांगता कि आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए तो आप देते, लेकिन इस तरह आप समाज में क्या साबित करना चाहते हैं? ये इसी समाज के लोग, आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि समाज का हर व्यक्ति उस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कल तक आप इस काले कानून का विरोध कर रहे थे कि हमारे शिक्षक अस्तित्व पे खतरा है, हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करते हैं, और आज आप सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालकर खुशियां मना रहे हैं कि हम और हमारा बेटा दोनों पास हो गया, मेरी नौकरी तो सुरक्षित हो गई। आप इस पोस्ट के माध्यम से उन तमाम शिक्षकों को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। सोचिए उसके मन में क्या बीती होगी। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि आप सीटेट में बैठेंगे तो तमाम तरह की बातें आएंगी। अब वही समाज आपके पोस्ट को पढ़कर आज प्रश्न कर रहा है कि जब टेट अनिवार्यता से प्रभावित तमाम शिक्षक साथी सीटेट में बैठकर पास हो सकते हैं, तो फिर इस तमाम ऐसे शिक्षक साथी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी एक लड़ाई तो हम लोग सरकार से लड़ रहे थे, सड़क पर लड़ रहे थे, न्यायपालिका में लड़ रहे हैं,
लेकिन एक लड़ाई को आपने कमजोर कर दिया इस सोशल मीडिया में पोस्ट को लिखकर। आज तमाम ऐसे लोगों ने हमसे पूछा कि भैया आप लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम आपके बीच के शिक्षक साथी तो पास हो गए, तो फिर आप लोग और शिक्षक क्यों नहीं पास हो रहे हैं? पास तो हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, पास होने की बात नहीं है। और तमाम हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो सीटेट में पास हुए हैं, उन्होंने किसी से कहा नहीं है, वो आज भी हमारे आंदोलन के साथ जुड़े हैं। उन्होंने फोन करके हमसे कहा कि ये आत्मा मरने वाली बात है। हमने पोस्ट लिखा था सुबह कि पीठ झुकाकर आप अन्याय को सहना आसान है, लेकिन अपने पीठ की रीढ़ को सीधा करके इस अन्याय का विरोध करना सदैव कठिन होता है। उस कठिन मार्ग को चुना है लीगल टीम ने। देश के लाखों लाख शिक्षक साथियों से जो संकल्प, जो वादा, जो विश्वास दिलाया है लीगल टीम आज भी वहां खड़ी है। जितने भी लोग चले जाएं, जिनको भी लगता है कि नहीं सिर्फ पास होकर हम अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन लीगल टीम आखिरी सांस तक अपने देश के लाखों लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने के लिए, उसकी सेवा को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी, इस दम के साथ लड़ेगी। इसलिए जो भी हमारे शिक्षक साथी कल के सीटेट के परिणाम के बाद हताश हैं, निराश हैं, पैनिक हैं, और उनको पैनिक कौन किया? अपने साथ के शिक्षक साथियों ने सोशल मीडिया पे खुशियां मना के किया है। ऐसे शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप कतई भी हताश निराश ना हो। हम उसी जज्बे, उसी जुनून, उसी ऊर्जा के साथ लगे हैं और आपकी सेवा को सुरक्षित करने का जो दृढ़ संकल्प लेकर, जो ध्येय उद्देश्य लेकर हम लोग चले हैं, उस पर निरंतर आगे हैं। और आज भी हम लोग उसी विश्वास के साथ है कि हमें न्याय मिलेगा, उसकी हम लोगों ने बृहद तैयारी करके रखी है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा जो ये तरह तरह के आपको पैनिक करने के लिए बातों को लिखते हैं। आज फिर से मेरा निवेदन रहेगा ऐसे शिक्षक साथियों से जो सीटेट पास होने की खुशियां मना रहे हैं, फिर दोबारा जीवन में ये वही लोग हैं जब कभी जनगणना का आदेश आ जाए, मतदाता सूची बनाने का आदेश आ जाए, बीएलओ का आदेश आ जाए, आज ये आके कहते हैं संगठन कर क्या रहा है, आप लोग लड़ क्यों नहीं रहे, विरोध कर क्यों नहीं रहे हैं। और आज जब एक शिक्षक अस्तित्व की बात आई तो पीठ झुकाकर अन्याय को स्वीकार करना आपने स्वीकार किया। ठीक है, सेवा सुरक्षित करना सबका दायित्व है। आपको वो रास्ता लगा कि नहीं सीटेट पास करना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, आपने वो भी किया। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपकी खुशियों से आप कितने शिक्षक साथी हमारे पैनिक हो रहे हैं? आपने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन लीगल टीम निरंतर अपने उस अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पे लगी है। और अब हम बात करते हैं आगे की अपने लक्ष्य की। शुरू से ही कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप लोग भ्रामक खबरों पर ध्यान मत दीजिए। तमाम जो हमारे यूट्यूबर हैं, फेसबुक किया है, जिनको केवल व्यूअर बढ़ाने हैं, जिनको कमेंट्स बढ़ाने हैं, लाइक लेने हैं, जिनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, वो आपको अफवाहों को बेच रहे हैं। तमाम ऐसे लोग, अभी हमारी टीम ने, अभी बघेल जी ने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि 2 अप्रैल का जो रजिस्ट्रार्ड कोर्ट में केस लगा है, अंजुमन का केस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का केस है। आपको विधिवत हम लोगों ने बार बार बताया है, इस चीज को आप लोग जान जाइए कि रजिस्ट्रार कोर्ट होता क्या है। रजिस्ट्रार कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक डॉक्यूमेंटेशन का, जहां कागज के कोरम को पूरा करने वाला एक कोर्ट मान लीजिए, एक ऑफिस मान लीजिए, एक टेबल मान लीजिए। अब उसमें क्या हुआ कि जो वो उसमें हमारे कुछ पीआईएल दाखिल हुए हैं। पीआईएल मतलब क्या होता है आप जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, जो एक शैक्षिक महासंघ का है, शिक्षक महासंघ का है महाराष्ट्र से, और एक डांडले का जी का है।
ये दो पीआईएल हैं, यानी रीट पीआईएल के रूप में एक रीट डाली गई है, और वो दोनों ही पीआईएल आर्टिकल 30 से जुड़े हुए हैं, यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरटी एक्ट लगाने के कानून से लेकर जुड़े हैं, उसकी मांग से लेकर जुड़े हैं। अब ये जब रीट पड़ी है तो ये पहले प्रथम दृष्टया कहां जाएगी? रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगी, फिर वहां से रजिस्ट्रार कोर्ट इसको तय करेगा। ये क्लबअप की जाएगी, किसमें की जाएगी? जहां अल्पसंख्यक संस्थान से संबंधित केस की सुनवाई है। अल्पसंख्यक संस्थान से संबंधित केस की सुनवाई को आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, आदेश आया है, वो सिर्फ एक पार्ट में है। वो पार्ट है कि टेट अनिवार्यता का कानून पूरे देश में लागू किया गया है, लेकिन एक दूसरा पार्ट है कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में टेट अनिवार्यता कानून लगेगा कि नहीं। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था? हायर बेंच के लिए रेफर किया था कि इसको बड़ी बेंच में सुना जाए। अब ये दो पार्ट हमने क्या बताया, इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये केस तमिलनाडु से शुरू हुआ है। वरुण के का जो एक अल्पसंख्यक संस्थान में वरुण जो नियुक्ति हुई थी जिनकी, वरुण कुमार की, वो उसी से संबंधित ये केस रहा है। और आर वरुण का, जिनकी नियुक्ति 2012 में हुई थी, यानी 29 जुलाई 2011 के बाद जब आरटी एक्ट लगा। मैं ये 2 मिनट का है, आप इसको हमेशा के लिए जान जाइए। बार बार ये चीजें कहना, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये फेसबुकिया, ये व्हाट्सएप वाले, ये यूट्यूबर आपको कंफ्यूज करते हैं। ये केस की शुरुआत आर वरुण जो था, तमिलनाडु में अल्पसंख्यक संस्थान में 2012 में नियुक्त हुआ शिक्षक था, जो 10 साल बाद 2022 में पदोन्नत के तहत इंक्रीमेंट की मांग करता है। और तमिलनाडु सरकार के पास जब उसका पत्र जाता है तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि आपको इंक्रीमेंट की तो बात छोड़िए, आप तो टेट पास नहीं है, आपको सेवा में रहने का अधिकार नहीं है, और आप कहां इंक्रीमेंट की बात करते हैं। इसको लेकर वो कहां गया था? वो चला गया था हाई कोर्ट में तमिलनाडु के, और वहां जाकर उसने कहा था, उसने एक रीट दाखिल की थी, और उसमें उसने परामती जजमेंट का उल्लेख किया था, जो परामती जजमेंट कहता है कि आर्टिकल 30 पर आर्टिकल 23 नहीं आ सकता है, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर 1 से 6 से 14 साल के बच्चों का जो मूल अधिकार है शिक्षा का, वो हावी नहीं हो सकता है। उस फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया था। और जो समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि फिर वो डबल बेंच में आया हाईकोर्ट के, तमिलनाडु सरकार उसके खिलाफ गई थी, और वो डबल बेंच का भी जब फैसला आया था तो वो फैसला था कि 29 जुलाई 2023 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर आरटी एक्ट के तहत टेट अनिवार्यता नहीं लागू होता है, लेकिन उसके बाद के नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लगता है, और उसके बाद के पदोन्नति पर भी टेट अनिवार्यता लगता है, और अल्पसंख्यक संस्थानों पे टेट अनिवार्यता नहीं लगता। यानी जो तमिलनाडु सरकार का फैसला था वो आप स्पष्ट जान लीजिए कि 2 पार्ट में था, या कह लीजिए 3 पार्ट में था। एक तो ये था कि 29 जुलाई 2011 और 23 अगस्त 2010 जो उसका अमेंडमेंट था, उसके पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता नहीं लगता है। दूसरा यह था कि इसके बाद चाहे वो पदोन्नति हो ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पद बदल रहा है, उस पर टेट अनिवार्यता कानून लगेगा, अल्पसंख्यक नहीं लगेगा। और फिर ध्यान दीजिएगा, उस आर्डर के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने एसएलपी दाखिल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पहली सुनवाई हुई थी, उस समय तमिलनाडु सरकार ने हायर किया था देश के बड़े माननीय काउंसिल, किसको? अभिषेक मनु सिंघवी जी को। और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने फर्स्ट हेयरिंग में खड़ा होकर कहा था कि तमिलनाडु हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसके एक पार्ट को हम नहीं चैलेंज करते हैं, दूसरे पार्ट को चैलेंज करते हैं। किस पार्ट को नहीं चैलेंज करते हैं? जो उसका 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता नहीं लगेगा, इसको लेकर उन्होंने कहा था इस फैसले को हम नहीं चैलेंज करते हैं, लेकिन जो पदोन्नति का फैसला है और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में टेट नहीं लगेगा, इसको लेकर हम चैलेंज करते हैं। इसको लेकर तमिलनाडु सरकार आपत्ति जताती है। फिर
हुआ क्या, सुनवाई हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहां के हाई कोर्ट के, तमिलनाडु हाई कोर्ट के फैसले को, जो 29 जुलाई 2011 के पूर्व को शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता नहीं था, उसको बदल दिया और उसने कहा कि सब पर टेट लगेगा और अल्पसंख्यक संस्थान की मैटर को उसने भेज दिया हायर बेंच में और पदोन्नति पर भी कहा कि टेट लगेगा। और उसके बाद उन्होंने जो 5 साल का समय दिया और 2 साल के अंदर जो आपको टेट करने के लिए दिया, ये था पूरा मैटर। आप आगे से इसको ध्यान रखिए। फिर क्या हुआ, तो वही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का जो केस हायर बेंच में भेजी गई है, उसी हायर बेंच के मैटर को 2 अप्रैल को जो आपका रजिस्टर्ड कोर्ट नंबर 1, हम कहते हैं आप ये यूट्यूबरों को, फेसबुकों को छोड़िए, यदि आपको लीगल टीम कहती है उसको मानिए, या लीगल टीम के बयान में आने में समय लगता है तो आप गूगल से भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार कोर्ट का काम क्या है। रजिस्ट्रार कोर्ट का काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो 2 अप्रैल आगामी एक दिन बाद है, वो रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में आप देखिए कि जो कोर्ट नंबर 1 में उस डेट को लगे हैं, कॉज लिस्ट लगी है। और जो लोग कहते हैं मेन लिस्ट, कॉज लिस्ट, ये रजिस्ट्रार कोर्ट में सिर्फ डायरेक्ट लिस्टिंग लगती है, कॉज लिस्ट, मेन लिस्ट ये नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे जो केस नंबर 8 है, उसमें अंजुमन वाला आप देख रहे हैं केस है। दूसरा 8.1 है जिसमें शिक्षक महासंघ का है, और 8.2 है जिसमें डांडले जी का है। ये 3 केसों की सुनवाई होनी है। और वो जो केस नंबर 8 है वो वही है जो अल्पसंख्यक संस्थान से संबंधित हायर बेंच को भेजा गया है। अब रजिस्ट्रार कोर्ट को उन दोनों को जो रीट पड़ा है, आप फिर से जान लीजिए, जो रीट पड़ा है उसको कनेक्ट करने के लिए वो वहां उनके प्रपत्र को, उनके डॉक्यूमेंटेशन को, सब कुछ को, जो भी कमी होगी, कमी किस प्रकार हो सकती है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो जैसे शिक्षक महासंघ का हो और चाहे डांडले जी का, दोनों लोगों के जो PIL है, ये पब्लिक इंटरेस्ट केस है। ये भी जान लीजिए, PIL ये पब्लिक इंटरेस्ट केस है जिसको उन्होंने रीट दायर किया है। अब उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि चूंकि वर्सेस महाराष्ट्र है, उनका कोई पेपर ना आया हो। इन्होंने क्या किया है, भारत सरकार को पार्टी बनाया है। हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से कोई पेपर, कोई जवाब नहीं गया हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन का मैटर हो। ये सारे मैटर करने के बाद फिर वो उसको कनेक्ट करके ये उसको भेज देंगे कहां, माननीय CGI के पास, चीफ जस्टिस महोदय के पास। फिर वहां से जाकर वो निर्णय होगा, उनकी उससे कनेक्ट करते हुए हायर बेंच की जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में टेट अनिवार्य है कि नहीं, लगेगा कि नहीं, उस पे जाके सुनवाई होगी। तो और इसको हम लोग बार बार कहते हैं। हाँ, ये है कि अब आपके रिव्यू का भी समय आ गया है। ये हम लोग पहले भी कहते हैं, हमारी लीगल टीम ने बताया था कि अप्रैल के माह से वो सुनवाई अब शुरू होने जा रही है। चूंकि ये रजिस्ट्रार कोर्ट जो है एक तरह से उसको ऑफिशियल पेपर वर्क हो रहा है, उस पेपर वर्क में ही एक पार्ट ये है कि 2 अप्रैल को, और जो लोग ये अभी कुछ यूट्यूबर उड़ाए हैं और तमाम शिक्षक साथी फोन कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को माननीय दीपंकर दत्ता जी सुनने जा रहे हैं, रिव्यू को सुनने जा रहे हैं, और 4 लोगों का मेंशनिंग है, और माननीय माननीय CGI जी जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन ये क्लियर होगा कि रिव्यू की सुनवाई होगी कि नहीं होगी, होगी तो चेंबर में होगी कि उसमें होगी। ये जो तमाम यूट्यूबर ये फलाए, ये कोरा अफवाह फैला रहे हैं, आपको कतई भी इन पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, आपके लिए सकारात्मक है कि चीजें अब उस दिशा में चल दी हैं। अब सारे पेपर वर्क हो रहे हैं। जैसे वो PIL दाखिल किए थे तो उनको क्लियर किया जा रहा है कि इनके PIL में, इनके डॉक्यूमेंटेशन में क्या कमी है, उसको कमी को दूर करते हुए, उनको कनेक्ट करते हुए माननीय CGI जी को भेजा जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे रिव्यू का भी जो पेपर वर्क चल रहा है उसके लिए भी हमारे माननीय कोर्ट में वो भेजा जाएगा, जिसको दीपंकर दत्ता जी और उससे जुड़े हैं। तो उसको लेकर आप एकदम कंसेप्ट क्लियर रहिए। और उसके साथ ही जो अहम अपडेट है, जो लोग शिक्षक साथी हमारे पैनिक हो रहे हैं कि क्या होगा, क्या तैयारी है,
तो ये जान लीजिए आपकी अपनी तैयारी, यानी देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षकों की तैयारी, यानी लीगल टीम के कंधों पे जो आपने भार दिया उसकी तैयारी बहुत ही कंक्रीट है, फुल प्रूफ है। आप और हमारे पास मटेरियल्स हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास तर्क हैं, हमारे पास तथ्य हैं। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, हमें माननीय न्यायाधीश पर विश्वास है, देश के संविधान पर विश्वास है। आप विश्वास करिए, आपका रिव्यू ओरल हेयरिंग होगी। मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारी लीगल टीम बार बार इसलिए कर रही है क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और दावे के साथ कहते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जितना मौका मिलता है आम आदमी को सुनने के लिए शायद ही किसी देश में मिलता हो। आपको बार बार हम लोग कर रहे हैं। अभी मैंने पूरा केस आपको सुनाया। ये केस शुरू कहां हुआ था? तमिलनाडु से हुआ था। किससे शुरू हुआ था? अल्पसंख्यक संस्थानों से हुआ था। फैसला किस पे आया? अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़ा हुआ था। और निर्णय में प्रभावित कौन हुए? देश के लाखों लाख सामान्य टीचर प्रभावित हुए जो आर्टिकल 30 से नहीं है, उस जो आर्टिकल 23 के तहत प्रभावित हुए, उनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है। तो वो मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। आप माननीय न्यायालय देगी, माननीय न्यायाधीश देंगे, आपकी बात को रखने का पूरा मौका देंगे। ये हमें पूरे इस न्याय के मंदिर पर विश्वास है, लीगल टीम को, माननीय न्यायाधीश लोगों पर विश्वास है। और जब वो मौका मिलेगा उसकी तैयारी फुल प्रूफ है, कंक्रीट है, एकदम एक एक पॉइंट की, चाहे वो 3 सितंबर 2001 से लेकर आज तक की फुल प्रूफ तैयारी है। एक एक डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो एनसीटी के एक एक ऑर्डर हो, चाहे एमएचआरडी के एक एक ऑर्डर हो, चाहे इस देश के किसी भी प्रदेश के हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश ऑर्डर हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो, हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके और लोगों को तार से तार जोड़कर उन सारे डॉक्यूमेंटेशन को किया गया है। तैयारी हमारी है और इस डॉक्यूमेंटेशन में हमने सारे प्रदेश के लोगों को जोड़ा है, चाहे फिर वो छोटा सा प्रदेश त्रिपुरा हो, त्रिपुरा के शिक्षक साथी हो, चाहे वो सजल देव जी हो, चाहे अभिजीत जी हो, उनसे लेकर हम लोगों ने अपनी आरटीआई लगाया है। उस आरटीआई से उन पेपरों को कलेक्ट किया है, एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया है। और उस तैयारी को देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी तैयारी पूर्ण है और आपकी न्याय की लड़ाई भी पूर्ण होगी। और इतना नहीं शिक्षक साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस न्याय की लड़ाई को प्रथम दिन से, जब से 1 सितंबर 2025 का ये आदेश आया है, चाहे वो सड़क पे लड़ाई रही हो, चाहे वो सदन में बात उठाने की बात रही हो, और चाहे उस न्यायालय की गंभीरता को, आपको ध्यान होगा कि पहली बार लीगल टीम थी जो दिल्ली से लाइव होकर आपको, पूरे देश को ये बताने का प्रयास की थी कि ये टेट अनिवार्यता कानून क्या है, किस तरह प्रभावित कर रहा है। या फिर आप ध्यान देंगे कि पहली बात 13 जब सारे लोग दिग्भ्रमित थे तो उस समय आपकी लीगल टीम ने यह प्रयास किया था कि इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के रिव्यू में तो हम देर से जाएंगे, लेकिन टेट से जुड़ा क्या कोई प्रकरण आज सर्वोच्च न्यायालय में है। तो उस दौरान हम लोगों ने 13 अक्टूबर को, ध्यान होगा कि मैंने खुद पोस्ट किया था, माननीय देश के एक बड़े काउंसलर माननीय सलमान खुर्शीद जी के साथ जाकर हम त्रिपुरा के साथियों के साथ बैठे थे, चाहे वो सजल देव जी हो, अभिजीत जी हो, वहां उनके साथ जाकर हम लोगों ने सलमान खुर्शीद जी के साथ जाकर इस टॉपिक पे बात की थी। 13 अक्टूबर का वो डेट है और 13 अक्टूबर का भी वो तारीख है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा का केस खड़ा होता है और माननीय दीपंकर दत्ता जी के सामने सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि आपका 1 सितंबर 2025 का ये ऑर्डर इन टेट प्रभावित शिक्षकों पर नहीं लगता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है 3 सितंबर 2001 के अधीन हुई थी, जिस पर माननीय दीपंकर दत्ता जी ने त्रिपुरा सरकार को रिज्वाइंडर दायर करने के लिए कहा था और वो रिज्वाइंडर आज तक दायर नहीं हुआ था। 13 अक्टूबर का है। सिर्फ एक प्रश्न रेज हुआ था 13 अक्टूबर 2025 को त्रिपुरा बनाम सजल देव बनाम त्रिपुरा केस में हमारे सम्मानित अधिवक्ता सलमान खुर्शीद जी ने सिर्फ एक प्रश्न रेज किया था कि
आपके 1 सितंबर 2025 से के आदेश के तहत ये शिक्षक नहीं आते हैं, चूंकि इनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद हुई है और इनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व है। इनकी नियुक्ति 3 सितंबर 2001 के एनसीईआरटी के नोटिफिकेशन के तहत हुई है, जिसमें टेट अनिवार्यता नहीं है, जिस पर माननीय दीपंकर दत्ता जी ने त्रिपुरा सरकार से कहा था कि आप रिजॉइंडर दायर कीजिए। रिजॉइंडर मतलब इनके इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आप 13 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ? 6 महीना। 6 महीना में त्रिपुरा सरकार इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाई। फिर ध्यान दीजिए कि अभी 16 मार्च को तारीख थी सजल देव बनाम त्रिपुरा केस की। 16 मार्च को आप सभी को हम लोगों ने ब्रीफ करके बताया था। उसमें भी जब स्टैंडिंग काउंसिल सरकारी अधिवक्ता त्रिपुरा सरकार के माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी से यही कहा था कि टेट अनिवार्यता का विषय आपके पास रिव्यू में पड़ा है और उसकी सुनवाई हो जाए, उसके बाद बाकी के मुद्दों पे देखा जाएगा। तो इस पे माननीय दीपंकर दत्ता जी ने कहा था ओके, रिव्यू को सुनवाई के बाद दूसरे मुद्दों पे देखा जाएगा। लेकिन साथ में ही माननीय दीपंकर दत्ता जी ने रिजॉइंडर दायर करने के लिए कहा था 16 मार्च को, और जिसपे उन्होंने कितना समय मांगा था आप ध्यान दीजिएगा। आप जाकर वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जिस पर स्टैंडिंग काउंसिल त्रिपुरा के सरकारी वकील ने 2 दिन का समय मांगा था। ये मुझे ध्यान है कि ये बुध या बृहस्पति को केस था 16 मार्च को। उन्होंने 2 दिन मांगा था, शुक्रवार शनिवार तक हम रिजॉइंडर दायर कर दें। लेकिन आज कितना तारीख हो गया है? आज 31 मार्च है, लेकिन आज तक त्रिपुरा सरकार का वो जवाब नहीं आया सिर्फ एक प्रश्न का कि हमारी नियुक्ति जो है, हमारे इन शिक्षकों की नियुक्ति 3 सितंबर 2001 के नोटिफिकेशन पे हुआ है और अभी इसकी सुनवाई कब है? आगे है 14 अप्रैल को है इसकी सुनवाई होने वाली है। और जिस तरह लगता है कि इन्होंने अभी तक रिजॉइंडर दायर नहीं किया है, इसका यही मतलब लगता है कि अभी भी त्रिपुरा सरकार के सरकारी अधिवक्ता महोदय के पास इसका ठोस जवाब नहीं आया है। और ये एक प्रश्न था। आपकी लीगल टीम ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है और उसको हम लोग अभी आने वाले समय में जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से हम वो सारे स्टेप बाय स्टेप इस देश में आरटी एक्ट लागू होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, जल्दी एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। इस देश में आरटी एक्ट लागू होने के बाद जब जब देश के किसी भी प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट द्वारा टेट के मुद्दे पर कोई निर्णय आया हो, कोई फैसला आया हो, या फिर हमारी जो राज्य सरकारें हैं जिन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय एमएचआरडी से जो भी प्रश्न पूछा उसका जवाब क्या आया हो, या जो 23(1) का मालिक है वो कौन है, 23(1) का मालिक कौन है ये भी जान लीजिएगा। तमाम ऐसे बिंदु, 23(1) का मालिक एनसीटी है और 23(2) का मालिक कौन बना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो 23(1) में ही टेट की बात आती है और 23(1) को लेकर जितने भी पत्राचार एनसीटी द्वारा इस देश में किए गए हैं, उन सारे पत्राचारों का, सारी बातों का आप लोगों के सामने भी इसलिए लाएंगे वीडियो के माध्यम से कि आप लोग एकदम से कूल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, तनिक भी विचलित मत होइए, आप एकदम आश्वस्त रहिए, आपका संघर्ष सही दिशा में चल रहा है। वो वीडियो लेकर हम लोग जल्द आप लोग के पास आएंगे और इसलिए भी आएंगे कि वो सारे और लोग भी जो हैं वो जान जाए, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में। इतना ही नहीं, आप लीगल टीम की तैयारी को समझिए। देश के सबसे बड़े काउंसलर जय माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल माननीय मुकुल रोहतगी जी हों, उसके अलावा आपको जानकर होगा, हम लोग कभी बताए नहीं, मेघालय के जो हमारे शिक्षक साथी आए हैं, मेघालय के शिक्षक साथी, वो भी रिव्यू में आए हैं। और उन शिक्षक साथियों के लिए हम लोगों ने अपनी त्रिपुरा के टीम के साथ बैठकर प्लानिंग की, सजल देव जी और अभिजीत जी के साथ बैठकर प्लानिंग की। फिर त्रिपुरा के शिक्षक साथियों के माध्यम से मेघालय के शिक्षक टेक्निकल इशू है, थोड़ा साथियों ने लिया। हम आपको बता रहे थे कि मेघालय के शिक्षक साथियों को हम लोग त्रिपुरा के शिक्षक साथियों के माध्यम से जोड़कर रिव्यू में माननीय सलमान खुर्शीद जी को खड़ा किया गया।
इसके लिए मैं अब से सजलदेव जी, अभिजीत जी को स्पेशल थैंक्स बोलूंगा। उन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, आपकी लीगल टीम और ये त्रिपुरा के साथियों ने, मेघालय के शिक्षक साथी ने सलमान खुर्शीद जी को हायर किया। अब सोचिए, सलमान खुर्शीद जी भी खड़े रहेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी जी भी खड़े रहेंगे, मुकुल रोहतगी जी भी खड़े रहेंगे, पटवालिया जी को भी हम लोगों ने झारखंड के शिक्षक साथियों के माध्यम से हुआ है। अभी कुछ और भी बड़े, हम लोग की तैयारी बहुत सटीक चल रही है। कुछ और भी हमारे प्रदेश के शिक्षक साथियों से हम लोग की वार्ता चल रही है। कुछ और बड़े काउंसिल, उनको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी लीगल टीम कर रही है, आपके विश्वास को, आपके जो आपके सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के सारे बड़े काउंसिल आपके साथ खड़े हों, और खड़े ही ना हों। हमारे न्याय की इस लड़ाई में हमारे लिए जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, जो तार्किक है, जो संवैधानिक हमें व्यवस्था है, जो आरटी एक्ट का कानून हमें प्रोटेक्शन देता है, फिर वो चाहे 31 मार्च 2010 के अधिसूचना की बात हो, 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन की बात हो, या फिर 29 जुलाई 2011 के एनसीटी के संशोधित नोटिफिकेशन की बात हो, या फिर 3 सितंबर 2001 के एनसीटी के टीचर रिक्रूटमेंट की बात हो, या 1983 में एनसीटी के निर्धारित किए गए दायित्व और 93 में निर्धारित किए दायित्वों की बात हो, या फिर हमारे जो जितने पत्राचार की बात हो, डेट वाइज डेट, एक एक पत्र, एक एक डॉक्यूमेंट हम अपने सीनियर काउंसिल के साथ टच में हैं, उनसे साझा कर रहे हैं। हमारे एवार की पूरी तैयारी है, और ये जो लोग हम लोगों की बातों को पाकर, अभी 2-3 दिन हम लोगों ने कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों से साझा किया था फेसबुक के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, आपका मॉरल हाई करने के लिए कि नहीं हमारे पास तथ्य हैं। तमाम फेसबुक के यूट्यूबरों ने उन डॉक्यूमेंट को उठाकर अपने तरह से व्याख्या किया, वाहवाही लूटने का काम किया। और उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम लोग प्राप्त किए हैं, आरटीआई मांग कर किए हैं, कैसे किए हैं, कहां से किए हैं। इसीलिए अब हुआ कि वो हम लोग ज्यादा बाहर नहीं करेंगे, आप लोगों के एक वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। उसके बाद वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय में रहेंगे। साथ ही एक और खबर थी साथियों जिसमें हम मिस हो गए, क्योंकि बात शुरू होगी। आप सोचिए कि दीपंकर दत्ता के साथ जो मनमोहन जी थे 1 सितंबर 2025 के फैसले पे, अभी आज मैंने अपने फेसबुक पे लगाया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि जो भी कर्मचारी 10 से 12 से 13 वर्षों तक काम किया है उसको आप हटा नहीं सकते। और उस फैसलों के देने में कौन थे? यही मनमोहन जी थे। यही जो 1 सितंबर 2025 को फैसला आया था टेट अनिवार्यता का, उसमें जो हमारे माननीय न्यायाधीश थे, इस फैसले में भी मिश्रा जी के साथ आप हैं। और फैसला क्या है ये भी जान लीजिए कि कानपुर में हमारे एडहॉक पे कर्मचारी थे जो 90 के दशक में नियुक्त हुए थे, वो अस्थायी थे, और उसको सरकार ने, यूपी सरकार ने, कानपुर के बॉडी ने उसको निकाल दिया था। कर्मचारी थे हमारे नगरपालिका के, उनको ये बता के निकाल दिया था, 12 साल बाद ये बता के निकाल दिया था कि आप अस्थायी हैं, अब आपको सेवा को समाप्त किया जाता है, क्योंकि आपकी जगह योग्य और अस्थायी लोग आ गए। और यही सुनिए कि इस पर वो हमारे कर्मचारी गए हाई कोर्ट में, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां से उनके खिलाफ फैसला आया कि हाँ ये सरकार कर सकती है, आपको अस्थायी नियुक्त किया गया था और जब आपके पद पर अस्थायी लोग आ गए, योग्य आ गए, तो आपको सरकार निकाल सकती है, आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग कहां गए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है कल, जिसको आज पेपर में भी है। और क्या जजमेंट था? और वही माननीय न्यायाधीश हैं जो 1 सितंबर 2025 के फैसले में भी थे, उनका बहुत क्लियर कट है, आप मेरे फेसबुक पे उस पेपर कटिंग को देख सकते हैं। उनका स्पष्ट था कि 12 से 13 साल तक सेवा करने वाला कर्मचारी जिसने निरंतर सेवा की है, आप उसको सिर्फ ये बताकर अचानक से सेवा से बाहर नहीं निकाल सकते, नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं कि आप अस्थायी थे, अब आपकी जगह अस्थायी होंगी। इनकी सेवा को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उनको बहाली का आदेश दिया गया है, विथ एरियर आदेश दिया गया है। तो सोच लीजिए, ये सर्वोच्च न्यायालय आपके लिए, यहां तक कि जो 12-13 साल से सेवा कर रहे हैं, अस्थायी हैं, उनको भी नहीं निकालना है, निकालना ही नहीं है, आप उनको अस्थायी करिए। ये आदेश ये इसी सर्वोच्च न्यायालय का है। तो आप तनिक भी
उसको लेकर पैनिक न हो। और जो लोग ये अफवाह का बाजार गर्म किए हैं, जो अपने व्यूवर बढ़ा रहे हैं, लाइक कमेंट्स बढ़ा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं देश के लाखों लाख शिक्षकों के साथ, जो वो अफवाहों को फैलाकर उनके मन मस्तिष्क में पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। ये एक एक शिक्षक साथी, एक समाचार आता है तो तमाम हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज मेल आते हैं, हम लोगों को फोन आते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन आप जान लीजिए 1 सितंबर 2025 के इस आदेश के बाद से अगर किसी ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी वस्तुनिष्ठा के साथ और सटीकता के साथ आपके पास स्टेट अनिवार्यता से संबंधित विषय को पहुंचाने का काम किया है, तो वो आपकी लीगल टीम ने किया है। अब एक और चल रहा है कि राज्यसभा में आते हैं इस पर, राज्यसभा में विधेयक पेश हुआ है। आप साथी इस चीज को जान लीजिए, कोई विधेयक सरकार जब लाती है तो उसको व्यवस्थाओं में लाती है। हम आप बौद्धिक हैं, विधेयक लोकसभा में भी आता है, पास होकर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से उस पर मोहर लगती है। बड़ी सदन है हमारे देश की, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो विधायी व्यवस्था है, वो सब आप लोग जानते हैं। इसी तरह जब कोई बिल विधेयक आता है और जब विधेयक कोई सरकार के द्वारा लाया जाता है, हमारे आज ये विधेयक यदि आरटी एक्ट से जुड़ा हुआ है तो उस विधेयक को हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से लोकसभा के पटल पे आता, उस पे बहस होती, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता। अब उसके बाद फिर भी है आप लोगों को कि राज्यसभा में उस विधेयक की बात की गई है। वो हमारे आपके प्रयास से जो तमाम हमारे सम्मानित माननीय राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सदन में जो बात उठाया है, ऑन रिकॉर्ड बात उठाया है, और उन्होंने जो सुझाव दिया है कि इन शिक्षकों को जो स्टेट अनिवार्यता कानून के जद में आते हैं, जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुई है, उनकी सेवा को सुनिश्चित करने के लिए 39 में एक अमेंडमेंट लाकर, एक विधेयक लाकर इनको सुरक्षित किया जाए, इनकी सेवा को सुरक्षित की जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसके संदर्भ में जो व्यवस्था है, जो लिखित चर्चा हुई है, जो बातें हुई हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। जो मांग की गई है वो ऑन रिकॉर्ड है। और इसको आप ये मान लीजिए कि विधेयक ही आ गया, तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि हमने बताया कि विधेयक लाने की व्यवस्था क्या है, चर्चा पर चर्चा क्या है, लेकिन एक पॉजिटिव बात है, एक सकारात्मक बात है जो हमको आपको बहुत ही उम्मीद से भरकर खड़ा करती है इस संघर्ष में। वो ये है कि माननीय न्यायालय में हम लोग जिस तत्परता से, जिस तन्मयता से, जिस समर्पण से संघर्ष कर रहे हैं, खड़े हैं, आपकी आवाज, आप देश की बड़ी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां भी अब गंभीरता से चल रही है। आपके लिए सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो रही है। सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें चल रही हैं, विधेयक लाने की बात हो रही है, संशोधन की बात हो रही है, न्यायालय में रिव्यू का डेट लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, फाइलिंग का काम हो रहा है। ये सारी सकारात्मक बातें हैं। लेकिन उसी में हमारे कुछ शिक्षक साथी जो सीटेट पास हो गए हैं, वो अपने प्रमाण पत्रों को लहराकर हमको आपको मानसिक रूप से पैनिक करने का काम करते हैं। तो आप उनको सुनकर कतई भी हताश निराश मत होइए। हम लोग पहले दिन कहे थे कि हम लोग, हमारी टीम स्वयं की लड़ाई की नहीं लड़ती है, सभी की लड़ाई लड़ रही है, सभी की लड़ाई लड़ रही है।
देश के एक एक शिक्षक साथी के हम कहते हैं ठीक है आ गया सीटेट का परिणाम, हम मानते हैं कितना परसेंट आया, चलिए हम मान लेते हैं 30% हो जाए, तो 70% का क्या होगा? आप 100 में अगर 15 शिक्षक, 20 शिक्षक, 25 शिक्षक, 30 शिक्षक यदि पास हो गए, आप खुशी मनाएंगे, और आपका घर का 30 के सापेक्ष 70 असुरक्षित हो गए, आप खुशी मनाएंगे। आपके परिवार का सदस्य अगर एक साथ चल रहा है, किसी आपदा विपदा में आया है, तो आप जैसे ही उस आपदा से निकल जाएंगे, तो आप जाकर मान लीजिए बाढ़ आ गई, नदी आ गया, विपत्ति आ गई, लोग बह रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं, आप भी उसमें हैं, और आप एन के प्रकार उस नदी को पार कर गए, तो आप वहां नदी के किनारे पे खड़े होकर हंसेंगे कि जो शेष लोग उस नदी की धारा में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उन पे हंसेंगे। यही आपका साथ है, यही मानवता है, यही संघर्ष है, यही साथ है। आपको कतई नहीं, ठीक है आप किनारे में चले गए, आप उस बाढ़ से, उस विपदा से, उस आपदा से बच गए, लेकिन आपका दायित्व है कि आप उसी समर्पण से उन साथियों को भी जो उस आपदा में, उस विपदा में, उस नदी के बाढ़ में बजे हैं, उनको निकालने का प्रयास करिए, उनके उत्साह को बताइए, उनके हौसले को बढ़ाइए कि नहीं आप सही दिशा में, आप इस विपरीत धारा में आकर भी बाहर निकल सकते हैं। न कि आप बाहर कहें कि हम तो निकल गए, अब आपका जीवन समाप्त, हम सुरक्षित हो गए। ऐसे साथियों को भी सोचना पड़ेगा। और पुनः आप लोग आश्वस्त रहिए कि आप चाहे 2 अप्रैल का मैटर हो, उसको भी हम लोगों ने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। वो जो अल्पसंख्यक का आर्टिकल 30 से है जुड़ा हुआ मैटर है, जो लार्जर बेंच में भेजा जा रहा है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित सुनवाई है, जो रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में केस नंबर 8, 8, 8.1, 8.2 ये 3 केस हैं, यही तीनों की है। उसके साथ ही अगला जो आप त्रिपुरा का है वो 14 अप्रैल को है, उसमें अभी रिजॉइंडर आज तक नहीं हमने बताया कि दायर हुआ है। और हमारे रिव्यू का प्रोसेस जैसे कि हमारी लीगल टीम आपको बता रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी खड़े होकर बता रही है, हम लोग हर टॉपिक पे आपको बता रहे हैं, और जो जो लोग लीगल टीम आपकी कहती आ रही है वही वही सेम चीजें हो रहा है। सेम चीज जब जब कहा गया है वह चीज आपके साथ घटित हो रही है। बाकी तमाम ऐसे शिक्षक साथी हमारे जो पूछ रहे थे कि यूपी टेट में हम बैठ सकते हैं कि नहीं, ये आपका स्वविवेक है। यदि उसमें ऑप्शन दिया है, लीगल टीम ने कभी भी किसी को नहीं रोका आपको कहाँ बैठना है। आपकी सेवा सुरक्षित करने के लिए आपको जो मार्ग लगता है उस मार्ग को चुनिए, लेकिन लीगल टीम न्यायिक लड़ाई के लिए बड़े ही मजबूती के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ लगी है। वो आप लोगों के भरोसे से, आप लोगों के विश्वास के दम पर, आप लोगों के सहयोग के दम पर लगी है। और जल्द ही, जैसे ही अप्रैल के इस माह में, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, एकदम विश्वास है, जिस तरह की रजिस्ट्रार कोर्ट में फाइलिंग चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वो उसको देखते हुए कि हमारे केस की भी लिस्टिंग बहुत ही जल्दी स्वाभाविक है, वो भी सूचना आपको आ जाएगी। उसका प्रोसेस जैसा कि हम लोगों ने बताया वो आरंभ हो चुका है। और आपको तनिक भी जो शिक्षक साथी तमाम ऐसे फोन करते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, तैयारी आप लोग देख रहे हैं, कुछ और भी तैयारी है जिसको हम लोग यहाँ नहीं शेयर कर सकते हैं। वो हर स्टेप की तैयारी आपकी हमारी है। पुनः आप जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं, वो हम पूरे लीगल टीम के, चाहे हमारे अध्यक्ष अमित जी हों, चाहे संतोष बघेल जी हों, और चाहे इस लीगल टीम का एक एक सदस्य, लीगल टीम सब टेट प्रभावित शिक्षक साथियों की अपनी न्यायिक आवाज है। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तनिक भी न तो आपसे कहेंगे कि न तो आप हताश हो न निराश हो, आप एकदम अविचलित रहें, अडिग रहें, इसके लिए कि आपको आवाज
वो लीगल टीम ने पूरी मजबूती के साथ उठाया है। आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, और एक एक शिक्षक साथी को न्याय दिलाने तक ये लीगल टीम परिवार खड़ी रहेगी। हमारे तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने फोन किया था हमें, जो पास भी होंगे परीक्षा के, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि हम लीगल टीम के साथ हैं। आप सोच लीजिए, आप क्या क्या स्वीकार करेंगे। एक काला कानून आपके ऊपर थोपा गया, आप लड़ाई से विमुख नहीं हो सकते हैं, उसको लड़ना पड़ेगा। कल को और भी इस तरह की चीजें आती रहेंगी। कल को हर प्रत्येक वर्ष के लिए कह दिया जाए कि आप अपनी श्रेष्ठता को, अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करिए, आपके इंक्रीमेंट से जोड़ दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं नेपाल में आया है। तो आप कब तक इस अन्यायपूर्ण चीजों को स्वीकार करते चलेंगे। कभी तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके विरोध करने का मुद्दा रखिए। और पुनः इस विश्वास के साथ हमारी पूरी टीम आपको निरंतर अपडेट कर रही है। जल्दी अप्रैल हमारी टीम पूरी फिर से दिल्ली के लिए मूव कर रही है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी के साथ अब होने जा रही है। तो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो अध्यक्ष अमित जी हैं वो आते रहेंगे लाइव पे, बघेल जी आते हैं, आपको बताया जाएगा। आप तनिक भी हताश निराश न हो इन बातों के साथ। आप जितने लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन से, सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस के साथ कि आप तनिक भी हताश निराश न हो। इसलिए हम आप कहेंगे कि हम बार बार इस शब्द को क्यों कहते हैं। जब जब हमारे शिक्षक पैनिक हुए हैं, तब तक लीगल टीम सामने आकर कही है कि आप तनिक भी हताश निराश न हो। आपके लिए आपकी लीगल टीम चट्टान की तरह खड़ी है। इस न्याय के मंदिर में न्याय पाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। और वो आपको दिखा है, चाहे सीनियर काउंसिल को हायर करना हो, चाहे दिल्ली की धरती पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जा जाकर आपको सही तथ्यपरक बातों को, वस्तुनिष्ठ बातों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया है, वो लीगल टीम ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप इन लोगों पर, ये जो फेसबुक किया है, जो अफवाह गैंग है, इन पर कतई विश्वास मत करिए। और पुनः इस देश से जुड़े हुए कोने कोने से जो भी शिक्षक साथी, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक शिक्षक साथी के हम आवाज है, मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण समर्पित हैं। और उसके लिए जितना भी समय संसाधन की जरूरत पड़ेगी, लीगल टीम आपके विश्वास पे, आपके संबल से, आपके सहयोग से खड़ी रहेगी, कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इस विश्वास के साथ पुनः कि आप संयमित रहिए, संगठित रहिए, एकजुट रहिए, संकल्पित रहिए। हम जरूर इस न्याय की लड़ाई में, इस काले कानून के खिलाफ जो चल हमारा संघर्ष है, हम निसंदेह एक दिन सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।